Good evening to all of you. Voice आ रही है? Yes, sir. स्क्रीन आ रही है? अभी नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं शो कर रही? Show हो रही है sir screen. यस यस हो गई। एक बार जिसका चलिए, जो क्वेश्चन डाला था ना ग्रुप में, एक बार उसको जल्दी से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जीएस को इसी तरह से पढ़ना है कि जो चीजें करंट में चल रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। आज 23 दिसंबर है, तो आज है राष्ट्रीय किसान दिवस। नेशनल फार्मर्स डे है। ठीक किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये है चौधरी चरण सिंह। बर्थ डेट है इनका। कौवें नंबर के प्रधानमंत्री थे ये, तो ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और कहीं कहीं 6 भी लिखा रहता है, तो वो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करता है। बीच में गुलजारी लाल नंदा आए थे, कार्यवाहक थे, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है और किससे संबंधित है। ऑप्शंस थे एमएस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन था चौधरी चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री, चौथा ऑप्शन था वर्गीस कुरियन। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक एमएस स्वामीनाथन। ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मेमोराइज करते रहिएगा। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक। वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन था? वर्ल्ड में कौन था? नॉर्मन ई बोरलाग। ये सब रट जाना है, गलत नहीं होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर के थे। इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये सब नारा वगैरह भी पूछता है। और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन था किसानों की आय दोगुनी करना, दूसरा था किसानों के योगदान को सम्मान देना, तीसरा था कृषि निर्यात बढ़ाना, और चौथा था एमएसपी की घोषणा करना। तो किसानों की आय दोगुनी करना दिमाग में थोड़ा सा बैठाइए। ये कब हुआ था? तो जब मोदी जी 2014 में आए थे, तब ये एक तरह से वेलफेयर स्टेट का काम इन्होंने शुरू किया। और तब इन्होंने 2016 में
किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कही। उसके लिए डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स लिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन, नमो ड्रोन दीदी योजना, वो सारा कुछ डिटेल मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको। अभी जो क्वेश्चन है उस पे समझिए कि जो पहला ऑप्शन है किसानों की आय दोगुनी करना, 2 टाइम्स करना, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? 2016 की घटना है और राष्ट्रीय किसान दिवस, ये तो हमको इतना यदि समझ में आ रहा है, ये किसान दिवस शुरू से मनाया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह के जमाने से मनाया जा रहा है। यदि ये चीज समझ में आ रहा है तो ये दो किसानों की आय दोगुनी करने वाली बात गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है किसानों के योगदान को सम्मान देना, और तीसरा है कृषि निर्यात को बढ़ाना, ठीक। और चौथा है एमएसपी की घोषणा करना। तो एमएसपी की घोषणा करना, कृषि निर्यात बढ़ाना, ये सारा कुछ पॉलिसी मैटर होता है, डिपेंड करता है कि आपकी सरकार कैसी है। तभी तो चीनी का निर्यात बढ़ा दिया और इंडिया में क्राइसिस होने लगी। तो ये सब पॉलिसी मैटर है, तो इसलिए इस तरह से सोच के किसान दिवस मनाने का उद्देश्य नहीं है। मतलब यदि सपरंग सरकार, जैसे यूपीए, जैसे मान लीजिए कांग्रेस आई तो ये कुछ और करेगी। मान लीजिए नमो आए, दैट मीन्स एनडीए, मतलब भाजपा वाले, तो ये कुछ और करेंगे। तो ये निर्यात बढ़ाना, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और एमएसपी का क्या मतलब होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। तो मिनिमम सपोर्ट करना है ना। जैसे मान लीजिए हमने टमाटर बोया, आप न्यूज में सुनते होंगे कि 1 ट्रक टमाटर फेंक दिया, तो सरकार यहीं पर आगे खड़ी होती है और कहती है कि नहीं, तुम पैदावार उगाओ, हम तुमको इसका उचित मूल्य देंगे, सारा कुछ ले आकर बेच दो। हालांकि वो रबी और खरीफ फसल के लिए है, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दिया। सब्जी के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं होती, रबी और खरीफ फसलों के लिए होती है। मान लीजिए गेहूं उगाया और अच्छी पैदावार, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो सरकारी तंत्र को बेच देगा, तो ये एमएसपी हो गया। तो ये भी बात गलत हो गई। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, नो डाउट। तो केवल और केवल 2। चौधरी चरण सिंह बता दिया, 5वें नंबर का है। नेक्स्ट आइए, फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन चाहे डेंटल का एग्जाम हो, अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, चाहे होम्योपैथी का एग्जाम हो, चाहे आपका आयुर्वेदा का एग्जाम हो, सब जगह आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको आर्टिकल अच्छे से लर्न कराऊंगा। ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को कृषि और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। 4 विकल्प हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 39B। अभी आपको बस इतना बता रहा हूं कि एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न होता है, सब कुछ अलग से सेपरेट पढ़ाऊंगा। अभी आप समझिए कि कैसे पैटर्न होता है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 51, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए होगा? आर्टिकल 21 जो होता है, इसको हिंदी में 21 कहते हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है, अच्छा, पढ़ाने के क्रम में अभी लंबा फेज चलेगा, मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। उस दौरान कुछ ऐसा
पढ़ाने की टेक्निक बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, तो इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। वो सारी चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव में दिमाग में फीड करने के लिए जरूरी होती हैं। तो ये 21 वही है 21। इसका मतलब ये है कि संविधान में जितनी अच्छी बातें कही गई हैं वो सब 21 में कही गई हैं। तो आर्टिकल 21 संविधान में सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसी से देखिए, इसको जब आप एक्सप्लेन करने जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा क्लाज निकल के आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ का प्रोटेक्शन कैसे होगा जब आपके घर के बगल में कोई लाउड स्पीकर न जलाए, आपका इन्वायरमेंट गंदा न करे, पराली न जलाए। तो वो सारी चीजें, राइट टू एजुकेशन इसमें आएगा, राइट टू लाइवलीहुड इसमें आएगा। ठीक, आपको स्वस्थ रहने का अधिकार, राइट टू हेल्थ, ये सब कुछ आर्टिकल 21 में आएगा। ठीक, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इससे खत्म। क्लियर? अब दूसरा ये, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल 21 को। अभी के लिए प्राइमा फेसी यही समझिए कि ये एक केस है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। आर्टिकल 39B, इसको समझिए, ये है 39B, ये है तीनों। जब ये आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले तीनों, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? हम इसके अंदर रहते हैं कहीं। ठीक, इसके अंदर हम कहीं रहते हैं। ये हमारा यूपी वाला एरिया है। ठीक, और इसके अंदर लेट से यहाँ पर छोटा सा गोरखपुर है, हम यहीं तो रहते हैं। तो ये तीन हो गया ना, एक इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर गोरखपुर, आपका जिला। अब यहाँ समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये जो तीनों है, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, नीति तत्व, ये इसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व, राज्य का क्या मतलब होता है ये समझिए। राज्य का मतलब आप जो लिटरल जानते हैं बस उसी से समझिए पहले तो। इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित एरिया होगा, निश्चित भूभाग, उसमें एक निश्चित डेमोग्राफी होगी, दैट इज पॉपुलेशन। इसमें एक योगी जी होंगे, दैट इज सरकार, और इसकी एक संप्रभुता होगी, देख रहे हैं कहाँ है, संप्रभुता होगी,
जिसको सोवरेंटी बोलते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा? जैसे योगी जी कहें कि भैया ये अगल बगल जो बिहार वहार है इसको हम कैप्चर कर लें, ठीक, तो यानी योगी जी ऐसा नहीं कर सकते, यानी ये संप्रभु नहीं है। तो राज्य का मतलब पॉलिटी के संदर्भ में इंडिया होता है कि मोदी जी जो चाहें वो कर लें। तो ये सही अर्थों में यूपी राज्य नहीं है, मेन राज्य ये है, मेन राज्य आपके नमो, क्योंकि इंडिया के पास संप्रभुता है। अब राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, तीनों का मतलब कहाँ से, अच्छा दिमाग में ख्याल कैसे आएगा? 39 लिखा हुआ है, ऑप्शन में रहेगा, इसको पढ़ेंगे हम कैसे? तीनों, और तीनों में क्या दिमाग में खाका आएगा? अरे यार इंडिया में रहे, यूपी में रहे, गोरखपुर में रहे, इंडिया में मोदी जी का शासन, यूपी में योगी जी का शासन, और हमारे गोरखपुर में जो हमारे मेयर हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, उनका शासन, ठीक। इस तरह से हमको तीनों समझ में आया कि यार मोटा मोटा ये तीनों राज्य हैं, मोटा मोटा तीनों राज्य हैं, ठीक। अब जो राज्य के अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होते हैं, वो चूंकि इंडिया जो है ना, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसीलिए देखिए आप जो डेंटल वाले डॉक्टर होते हैं बेचारे आरसीटी करते हैं और 1 रुपया की पर्ची पर करते हैं, और सरकार को इसमें ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं, डेंटल चेयर देना पड़ता है, फिर भी 1 रुपया का पर्चा, और इसी तरह से आप लोग के यहाँ है, ठीक। तो अब राज्य क्या करेगा कि जो महिला और पुरुष है सबको जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने के लिए कुछ व्यवस्था करेगा, ठीक। इसीलिए समय समय पर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। तो जो मेन और वुमेन है उनको क्या है? राइट टू वर्क, ये है 39A। ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ राज्य का नीति, राज्य के द्वारा अनुसरण किया जाने वाला कुछ नीति तत्व, तो ये 39B है। अब 39B में क्या कहा गया होगा? 39B में कहा है कि अब यहाँ काम मिल गया, सबको काम मिल गया, तो जो कम्युनिटी है हमारी उसमें जो भौतिक संसाधन है, हमारे संसाधन यानी रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उस पर सबका अधिकार हो, ये बी का है 39B। अब इसी तरह से 39D इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 39D क्या है? समान काम के लिए समान दाम, ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये वेरी टू द पावर इनफाइनाइट इम्पोर्टेंट है। करीबन 50 बार आप आयोग का पेपर देख लीजिए उठा के, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 50 बार पूछा है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। तो सरकार कहती है कि भैया हम कोई भी ड्यूज नहीं रखेंगे, सब ड्यूज हम क्लियर कर देंगे मेल और फीमेल में, ठीक। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और ये डी में क्यों आया? क्योंकि सरकार अच्छा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये
आपको समझाने के लिए ऐसी चीजें बोल रहा हूं मैं। तो डी से हमको ड्यूज याद आएगा, सारे ड्यूज आपको क्लियर कर रखने हैं। हम पुरुष को अधिक पैसा नहीं देंगे कि महिला बोलेगी कि हमारा, जैसे आप मेडिकल ऑफिसर बन गए, एक लड़का मेडिकल ऑफिसर बन गया, तो हम किसी महिला को कम पैसे नहीं देंगे, कोई ड्यूज नहीं रखेंगे, सबको समान वेतन देंगे। तो ये है 39 डी। तो 39 बी खत्म। ठीक। आर्टिकल 51 क्या कहता है? जो हमारा 50 है, एक रोटी का टुकड़ा था, बंदर की कहानी थी, तो कहा कि आधा आधा बांट लो। तो ठीक है, यही है, आधा आधा बांटना, 50-50। तो ये जो सरकार होती है उसके कई अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में कार्यों का पृथक्करण, सेपरेशन, ये 50-50 बटता है। तो यही है आर्टिकल 50। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये 50-50 है। मतलब विधायक लोग, कोई विधायक जैसे बैठे हैं सदन में, और कार्यपालिका मतलब जो सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार है, तो वही तो आयुष मिनिस्टर ये कार्यपालिका में होंगे, लेकिन ये आयुष मिनिस्टर विधायिका में भी हैं। यहाँ पे आर के वर्मा साहब विधायिका में भी हैं, लेकिन आर के वर्मा जो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, वो कार्यपालिका में नहीं है। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? कि मतलब जो सरकार में रहता है वो कार्यपालिका है। कोई ऐसा कानून मोदी जी बनाए, योगी जी बनाए, जिस पर न्यायपालिका आकर के खड़ी हो जाए और कहे कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए संविधान में लिख दिया गया आर्टिकल 50 के अंतर्गत कि दोनों के कार्यों में पृथक्करण रहेगा। तो 50-50 समझ में आया कि कैसे हमने सोचा कि कार्यपालिका ही होगा, विधायिका और न्यायपालिका में सेपरेशन ये ऑप्शन रहेगा, तो हम इसको गलत कर देंगे, मतलब काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। कार्यपालिका ही सब कुछ नियम कानून बनाती है और न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है, इसलिए ये 50-50 दोनों में जाएगा। अब कार्यपालिका ने नियम बनाया, तो आर्टिकल 51 में बोला कि इससे किस चीज को प्रमोशन मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। मतलब हम ऐसा सर न कर दें जिससे रोहिंग्या, सर का मतलब समझते होंगे ना, सबका सर हो रहा होगा इस समय। सर का मतलब क्लियर है ना? आवाज आ रही है क्या मेरी? क्यों आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, सर यार सर। हाँ ठीक है। तो ये मोदी जी कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में कमी हो जाए और सारे हिंदुओं को बाहर कर दिया जाए, सारे मुसलमान को बाहर कर दिया जाए, मान लीजिए कुछ किसी एक पर्टिकुलर बेल्ट के लिए। तो 50 में हमने समझा कार्यपालिका और न्यायपालिका का था, और उसी से इंटरलिंक्ड 51 है, जिसमें कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये है कि आज यदि राष्ट्रीय किसान दिवस है तो संविधान में कौन सी बातें कही गई हैं? तो वो है आर्टिकल 48। 48 में कृषि और पशुपालन का, कृषि और पशुपालन का संगठन है।
ये सारा का सारा जो आर्टिकल है हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। पढ़ाने का दो तरीका होता है कि या तो मैं आपको 395 अनुच्छेद जो संविधान में लिखा है इसका एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं और उसमें निशान लगवा दूं कि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स पूरे पढ़ लीजिए 12 से 35, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिए, एग्जीक्यूटिव पढ़ लीजिए, जुडिशरी पढ़ लीजिए, इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए, इसके आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। या तो मैं आपको ये समझाऊं कि क्यों आर्टिकल 75 ये बोलता है कि इसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी, मुख्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। मैं ये समझाऊं तो हमारे समझ से ये बेटर है कि आपको किसी तरह से ये समझा दिया जाए, क्योंकि हमारे इसी संविधान में एक जगह लिखा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट, अच्छा थोड़ा बहुत जीएस पढ़े हैं आप लोग कि थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े? मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत भी जीएस शायद नहीं पढ़े हैं। तो इसी आर्टिकल में, इसी संविधान में आर्टिकल 51A(H) ये फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमको किसी भी चीज को पढ़ना चाहिए। इसकी पूरी लाइन ये लिखी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर हम विकसित करें। एग्जाम का क्वेश्चन है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A(H) में है। क्यों? क्योंकि हाउस में बैठकर ही आप मेरी बात सुन रहे हैं। आप मोबाइल होकर के मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मोबाइल होकर सुन रहे होंगे गाड़ी में घूमते हुए या कहीं चलते हुए, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुर्सी मेज पर आराम से बैठ करके मेरी बात सुनिए। तो इसीलिए 51A(H) में ये लिखा, पहले 51A(H) में लिखा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो ठीक है, हम लोग संविधान की बात को मानते हुए हर वो चीज जो हम आगे से पढ़ेंगे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, रटने की तरीके से नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आर्टिकल 75 बोलता है कि हमारे मोदी जी को यदि खड़ा कर दें तो ये शायद संसार का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ये 2 घंटे धारा प्रवाह बोल ना सकें, इतनी काबिलियत है इनको। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोदी जी पचपचाते बहुत हैं। तो पचपचाते मतलब बक करते हैं, तो हमने क्या समझा? 75। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब 75 दिखे, दिमाग में 75 आए और दिमाग में मोदी जी का चेहरा आए कि यार ये तो धारा प्रवाह बोलता है आदमी, कुछ भी बुलवा लो इससे। तो यदि आप क्वेश्चन ये पूछ दे कि मंत्री परिषद की नियुक्ति किसमें है, तो मंत्री परिषद का हेड है प्रधानमंत्री, तो दिमाग में आना चाहिए 75। क्लियर? तो हमको ऐसे ही पढ़ना है। तो ये आज का सारा क्वेश्चन हो गया। 2001 में ये लॉन्च हुआ था।